नमस्कार। कल हमने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में चर्चा की थी और वैद्युत द्विध्रुव तक जानकारी प्राप्त की थी। अब वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आज हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक बात पहले ज़रूरी सूचना बता दें, जितने भी कक्षा 12 के छात्र हैं वो सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें तथा विवेकानंद इंटर कॉलेज अटवा बैग के जो भी छात्र इंटर में हैं, यदि उन लोगों के नंबर आपके पास हों और हमारा नंबर जिस किसी के भी पास है तो हमारे पे व्हाट्सएप कर दें। हमने एक ग्रुप भी बनाया है कॉलेज के नाम से, जिसमें सारे वीडियो हम डालते जाएंगे। तो जो भी वीडियो डालें वो ज़रूर देखते रहें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आप लोगों की जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है और आगे चल के आप लोगों को दिक्कत ना हो, तो जो हमसे हो सकता है वो हम कर रहे हैं फ़िलहाल। और आप लोग अगर नोट्स की ज़रूरत हो तो ये नोट्स भी बना सकते हैं, लिख भी सकते हैं वीडियो धीरे धीरे चला के या स्टॉप करके, तो अपने नोट्स भी तैयार करते रहें और पढ़ाई भी करते रहें। इसको जो न्यूमेरिकल या एक्सरसाइज है उसके वीडियो हमने नहीं बनाए हैं, आप लोग वो भी सॉल्व करें। अगर कोई सवाल नहीं लगता है या कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जब हमें समय होगा तो उसका सलूशन हम भेज देंगे। बाकी तैयारी अपनी अच्छे से करिए। जिन लोगों के पास भी आप लोगों के पास नंबर हो अपने दोस्तों के, उनको शेयर करते रहिए या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो भी नया वीडियो डालेंगे तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप देखते रहें। तो हमने कल बात की थी वैद्युत द्विध्रुव को कि क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। तो मैं बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव जो है वह निकाय है जिसमें दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव बना हुआ है, यानी दो समान परिमाण के आवेश हैं क्यू के, एक धन आवेश है दूसरा ऋण आवेश है। दो समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, तो इसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। आज हम चर्चा करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश व आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यह भी एक सदिश राशि है तथा इसका मात्रक कूलाम मीटर है व विभव LTA है। ठीक है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस Q व माइनस Q है, जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2L है, तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर कितना हो जाएगा? Q इंटू 2L यानी 2QL। बताया किसी एक आवेश तथा बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर 2QL। फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत, फिर हमने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था पीछे। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता था? E बराबर होता था हमारे पास F/Q। यानी वैद्युत क्षेत्र क्या था? किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब हमें पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या है। इसकी हमारी दो कंडीशन है। पहली है अक्ष पर स्थित बिंदुओं के लिए। अक्ष का मतलब वैद्युत द्विध्रुव है, इसके अक्ष पर इसी सीध में किसी बिंदु पर स्थित हो, इसकी अक्ष पर स्थित हो तो उस पर, यानी कि अक्षीय स्थिति में। फिर पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में देखते हैं क्या है।
माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ये हमारा ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, ये आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो प्लस क्यू व माइनस क्यू से दूरियां कितनी, चूंकि देखो ये है हमारा वैद्युत द्विध्रुव, इसके बीच की दूरी है 2L, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर ये बिंदु है P, तो इसके प्लस क्यू से दूरी कितनी, यहाँ से इसकी यहाँ तक की दूरी है R। अब ये इतनी दूरी L कम पड़ जाएगी तो ये हो जाएगी R माइनस L, तो प्लस क्यू से दूरी हो जाएगी R माइनस L तथा माइनस क्यू से दूरी R थी और प्लस L तो हो जाएगी R प्लस L। अब प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। हमने पढ़ा था E बराबर फार्मूला होता था हमारे पास, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी तो E बराबर था 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बटे R स्क्वायर, यानी कि किसी बिंदु से दूरी। ठीक, यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के, ये पराविद्युतांक माध्यम के है तो हो जाएगा के क्यू बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। फिर माइनस क्यू के कारण तीव्रता, तो माइनस क्यू के कारण क्या हो जाएगी, E2 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे R प्लस L का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस क्यू से दूरी कितनी थी R माइनस L, माइनस क्यू से दूरी कितनी है R प्लस L, तो यहाँ हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। हमें निकालना था P पर परिणामी तीव्रता द्विध्रुव के कारण। अब देखो तो द्विध्रुव के कारण क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। माइनस क्यों होगा, क्योंकि हमने बताया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E है यह एक सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता है E1 उसकी दिशा इधर की ओर है, माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता है E2 उसकी दिशा इधर की ओर है, तो दोनों आपस में एक दूसरे का विरोध करेंगे। जब विरोध करेंगे विपरीत दिशाओं में तो उनमें क्या हो जाएगा, अंतर, यानी परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हमें उनका अंतर निकालना पड़ेगा। तो E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। ठीक है, फिर E बराबर E1 का मान रख दिया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, E2 का मान रख दिया तो E1 माइनस E2। देखो दोनों में हमारा Q 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के कॉमन, Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले ले, बचेगा क्या 1/4 R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, हमने एलसीएम ले लिया तो R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का, इधर हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर और यहाँ हो गया R माइनस L का होल स्क्वायर बटे R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, तो दोनों का पूरे का स्क्वायर कर देंगे, A माइनस B इंटू A प्लस B से हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, तो हो गया Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट A प्लस B का होल स्क्वायर खोल दो तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, अब चूंकि ये होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, यहाँ पर बाहर माइनस लगा तो माइनस प्लस वाले माइनस माइनस वाले प्लस, तो जाएगा माइनस का R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर L स्क्वायर R स्क्वायर L स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या हमारे पास E बराबर 1 Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के 4RL बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमने क्या किया 4 को हमने 2 इंटू 2 में तोड़ दिया, तो ये हमारे पास हो गया E बराबर 2R इंटू 2QL बटे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बटे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूँकि हमने बताया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता था हमारे पास 2QL होता था, तो ये कितना हो जाएगा हमारा PE बराबर 2R इंटू 2QL का मान P बटे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि R का मान L की अपेक्षा बहुत अधिक हो, जब हमने वैद्युत द्विध्रुव बताया था तभी बताया था, क्योंकि दो आवेश जो विपरीत प्रकृति के लेकिन समान परिमाण के परस्पर अल्पतम दूरी पर, जो 2L का मान है वो अल्पतम मान होता है, बहुत कम होता है,
तो बहुत कम होता है तो आर जो बिंदु हमने काफ़ी दूर लिया था तो एल का मान आर की अपेक्षा लगभग नगण्य हो जाएगा। जब आर की अपेक्षा एल का मान बहुत कम है तो इसे छोड़ देंगे तो क्या बचेगा ई बराबर 1/4 के 2r p बटे आर की घात 4 यानी कि आर स्क्वायर एल 0 होगा तो आर स्क्वायर का स्क्वायर आर की पावर 4 से आर कैंसिल तो क्या बचेगा ई बराबर 1/4 के 2p बटे आर क्यूब। यदि यही द्विध्रुव हमारा निर्वात में हो तो यानी परावैद्युतांक माध्यम नहीं होगा तो परावैद्युतांक के बराबर हो जाएगा 1 तो के का मान 1 कर दें तो ई बराबर 1/4 2p बटे आर क्यूब। मात्रा क्या होता था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है तो ये हो गया अच्छी स्थिति में। अब हम देखेंगे निरक्षी स्थिति में यानी विषुवतीय तल पर स्थित बिंदुओं के लिए। तो विषुवतीय तल पर स्थित बिंदुओं के लिए या निरक्षीय स्थिति में क्या होगा ये देखिए फिगर बना हुआ है। एक हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है -q तथा +q आवेश है बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से लंबवत r दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पर हमने P मान लिया है जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक तो अब ये पूरी थी 2l तो आधी इधर O से A के बीच की l B से O के बीच की दूरी l और ये दूरी हमारे पास कितनी है r। ये अगर हम देखें तो AOP एक हमारे बनेगा त्रिभुज। ये जो त्रिभुज बनेगा समकोण त्रिभुज है तो इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो AP का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। तो इससे जो दूरी हमारी हो जाएगी AP का मान ये आएगा √r² प्लस l स्क्वायर। जब ये आएगी तो ये भी √r² प्लस l स्क्वायर। ये जो रूट है ये पूरे पे है। ठीक अब देखो चूंकि हमने तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E एक सदिश राशि है तो +q के कारण जो तीव्रता है वो है E1 -q के कारण है E2। चूंकि ये दोनों तीव्रताओं की दिशा है क्यों क्योंकि +q से हमने वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती -q की ओर आती हैं तो तीव्रता +q के कारण इधर की ओर है -q के कारण इधर की ओर है। अब इनकी जो परिणामी तीव्रता हमें चाहिए यहाँ पर P पर तो P पर परिणामी तीव्रता के लिए इनका एक फेजर डायग्राम भी बनाया हुआ है इधर E1 और E2। यदि हम E1 और E2 को उनके द्विध्रुव की अक्ष के समांतर तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित कर दें तो E1 का क्षैतिज घटक यानी समांतर घटक हो जाएगा AB के हो जाएगा E1 cos थीटा और इसका AB के लंबवत घटक जो होगा इस प्रकार से होगा वो हो गया E1 sin थीटा यहाँ पर। इसी प्रकार E2 का जो समांतर घटक हो जाएगा वो जाएगा E2 cos थीटा जो इधर की ओर है और लंबवत घटक नीचे की ओर हो जाएगा तो E2 sin थीटा। अब चूंकि दोनों आवेश -q +q बराबर परिमाण के हैं इनकी दूरी भी +q -q से बराबर है तो E1 sin थीटा E2 sin थीटा दोनों विपरीत दिशाओं में समान परिमाण के तो एक दूसरे को निग्लेक्ट कर देंगे निरस्त कर देंगे। अब जो हमारे समांतर घटक बचे E1 cos थीटा और E2 cos थीटा वो दोनों जुड़ जाएंगे तो परिणामी जो तीव्रता आएगी वो यही होगी E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है यही दिया गया है नीचे। माना वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से R दूरी पर लंबवत बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है ये जो है। ठीक P की दोनों आवेशों से दूरियां कितनी हैं √r² प्लस l स्क्वायर है +q के कारण P पर तीव्रता का फार्मूला वही लगाएंगे +q का निकालने हैं तो E1 बराबर 1/4 q बटे r स्क्वायर होता है यानी बीच की दूरी यहाँ पर बीच की दूरी है √r² प्लस l स्क्वायर तो E1 बराबर 1/4 के q बटे √r² प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 के q बटे r² प्लस l स्क्वायर वर्ग और वर्गमूल खत्म। फिर -q के कारण P पर तीव्रता E2 बराबर 1/4 के q बटे r² प्लस l स्क्वायर। सेम वही कंडीशन है कि दोनों बराबर हैं। फिर बताया था कि E1 E2 को लंबवत व क्षैतिज घटकों में वियोजित करने पर
इसके जो लंबवत घटक होंगे E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त करेंगे, जबकि समांतर घटक E1 कॉस थीटा व E2 कॉस थीटा परस्पर जुड़ जाते हैं। तब परिणामी तीव्रता जो होगी वो हो जाएगी E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब E बराबर E1 का मान रखा कॉस थीटा प्लस E2 का मान रखा कॉस थीटा। ठीक, अब हमारे पास कितना आ गया, E बराबर हो जाएगा 2Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट K। ये कहाँ से आया भाई, क्योंकि दोनों के मान बराबर हैं तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, दोगुने हो गए। तो 2Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब E बराबर 2Q अपन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के कास थीटा का मान हमारे पास L अपॉन R स्क्वायर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये कहाँ से आया, इसके लिए देखते हैं, चित्र पे आ जाओ। ये हमारा कोण है थीटा, कास थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, नहीं कास सॉरी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो त्रिभुज चाहे हम AOP ले लें या त्रिभुज BOP ले लें, दोनों त्रिभुजों में आधार कितना होगा L, कर्ण कितना है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो कास थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण यानी कि L बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो वही दिखाया गया है, कास थीटा बराबर है L बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तुमने कास थीटा का मान रखा L बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये जो पहले से था R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये रखा। अब हो गया E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2QL। ठीक, बटे में देखो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात है 1, यहाँ पर इसकी घात 1/2, तो ये 1 + 1/2 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 3/2। तो होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के 2QL बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2। तो E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के P बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2। अब ये P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो बताया था किसके बराबर होता है 2QL के, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो 2QL का मान हो गया P। फिर वही कंडीशन, यदि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम है तब L को निरस्त या नगण्य मान लेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के P बटे R स्क्वायर का 3/2, क्योंकि L खत्म, स्क्वायर से 1 2 कट गए, बचेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के P बटे R क्यूब। ठीक, यदि निर्वात में है तो K बराबर हो जाएगा 1, सॉरी यहाँ पर R स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर होगा E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P बटे R क्यूब। यहाँ पर भी R क्यूब ही है, एक गलती से R स्क्वायर लिख गया है, इसको हम R क्यूब ही होगा। ओके, अब देखते हैं बाह्य क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव। अच्छी स्थिति दोनों हो गई। अब बाह्य क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव यानी कि किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखते हैं भाई क्या प्रभाव पड़ेगा। चूँकि हमें मालूम है कि वैद्युत क्षेत्र में यदि किसी भी आवेश को रखते हैं तो उस पर बल अवश्य लगता है। अब जब बल लगेगा तो बल लगेगा, वैद्युत द्विध्रुव हमारा जो होता है एक माइनस आवेश होता है, दूसरा प्लस आवेश होता है, तो दोनों सिरों पर इस पर बल आरोपित होगा। ठीक है, तो यही लिखा है, यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है। बल युग्म का मतलब 2 बल, एक प्लस क्यू पर दूसरा माइनस क्यू पर, और प्लस क्यू का अगर इस दिशा में तो माइनस क्यू इस दिशा में।
ठीक। तो बल युग्म कार्य करता है जो द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है, यानी कि द्विध्रुव को ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है इसमें संरेखित करने का प्रयास करता है। ठीक। इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। जो बल कार्य करता, बल युग्म कार्य करता है जो एक प्लस के ऊपर इधर की ओर माइनस के ऊपर विपरीत दिशाओं में कार्य करता है अलग अलग क्रिया रेखाओं पर तथा समान परिमाण का, तो इसे कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। ठीक। अब माना कि एक वैद्युत ध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई, ये देखो है ई में क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है, तब द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर समान परिमाण के बल लगेंगे। समान परिमाण की समांतर व विपरीत दिशाओं में, समांतर भी हैं और विपरीत दिशाओं में बल कार्य करते हैं जो एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जो द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है। अतः प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, देखो बल युग्म का आघूर्ण हमने पढ़ा टाउ बराबर बल गुणे दूरी, तो आघूर्ण जो होगा वो हो जाएगा एक बल तथा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, एक बल ये हमारा है, एक बल ये है, इनके बीच की लंबवत दूरी। ठीक है। तो टाउ बराबर F इंटू 2L साइन थीटा। 2L साइन थीटा कैसे हुआ आपका, एक बल F हो गया, 2L साइन थीटा अगर हम ले लें त्रिभुज AOP, ये त्रिभुज हमारे पास है AOP, थीटा कोण है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा BC, कर्ण कितना है AB, तो BC बटे AB, तो BC बराबर हो जाएगा AB साइन थीटा, AB का मान कितना है 2L, तो वही हो गया BC बराबर 2L साइन थीटा, तो F इंटू 2L साइन थीटा। फिर टाउ बराबर QE इंटू 2L साइन थीटा, ये कैसे हुआ, जो कि हमें मालूम है E बराबर होता है F अपान Q, E बराबर F अपान Q पढ़ चुके हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं F बराबर EQ। ठीक। तो यहाँ पर हो गया टाउ बराबर QE इंटू 2L साइन थीटा। फिर वही इसको लिखेंगे टाउ बराबर 2QLE साइन थीटा। 2QL क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर 2QL, तो होगा टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब इसकी कुछ विशेष स्थितियां हैं। पहली कंडीशन है यदि द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में रखा है, द्विध्रुव यानी ये वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पड़ता है, ये अगर इसकी क्षेत्र की दिशा में ऐसे रखा हो तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो कोण था ये हो जाएगा थीटा का मान 0 और साइन 0 का मान 0, तो ये हो जाएगा टाउ बराबर 0। ठीक। यदि यही हमारा लंबवत इस प्रकार रखा हो तो थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री और साइन 90 का मान होता है 1 और साइन 90 का मान, तो टाउ मैक्सिमम बराबर हो जाएगा PE अधिकतम। ठीक। तो ये हमारा हो गया बाह्य क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव। अब हम बात करते हैं सतत आवेश वितरण की। तो सतत आवेश वितरण है क्या, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो तब इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। इस समय अगर कोई चीज़ हमें किसी लोगों में बांटनी है या किसी वस्तु पर हमें कोई चीज़ फैलानी, तो समान रूप से अगर पूरे में वितरित होते तो उसे कहते हैं सतत वितरण या समान वितरण। तो सतत आवेश वितरण क्या है, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो तब इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। फिर वस्तु के आकार के अनुसार आवेशों का जो वितरण है एकविमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय होता है। एकविमीय का मतलब जिसमें एक ही दिशा हो और द्विविमीय मतलब दो दिशाएं हो, लंबाई चौड़ाई।
और त्रिविमीय का मतलब है त्रिविमीय यानी तीन हो, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो। जैसे हमारी कोई गेंद त्रिविमीय में आती है, या हमारा घन या घनाभ त्रिविमीय में आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो इनको जो विमाओं के अनुसार जो एक विमीय होगा, एक ही दिशा होगी, तो उसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। द्विविमीय को करते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण, क्योंकि दो रेखा होंगी तो लंबाई चौड़ाई होगी, तो उसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जब तीन विमाएं होंगी तो उसे कहते हैं आयतन आवेश वितरण, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से निकलता है आयतन। ठीक है, तो एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय के अनुसार रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण के रूप में परिभाषित किया गया। क्या है? पहला रेखीय आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश वितरण क्या है? जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से होता है, यानी किसी रेखा के अनुदिश एक समान से, किसी तार में एक समान रूप से होता है, तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तथा प्रति एकांक लंबाई में आवेश के मान को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई में जो आवेश होगा उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। मान लिया हमारी L लंबाई का कोई तार है, पूरे में Q आवेश है, तो उसकी एकांक लंबाई में कितना हो जाएगा? Q/L। 10 मीटर में अगर 10 कूलम है तो 1 मीटर में 1 कूलम हुआ। तो प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश की मात्रा होती है उसे कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक है कूलम प्रति मीटर। लैम्ब्डा dQ/dL यानी सूक्ष्म आवेश बटे सूक्ष्म लंबाई। फिर आते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण का मतलब एक क्षेत्रफल में। तो पृष्ठीय आवेश वितरण क्या है? जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं, यानी किसी क्षेत्रफल पर, तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व वो था रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा। यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व है जिसे हम काय से प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और सिग्मा बराबर था dQ/dA। वही काम, अगर 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 10 कूलम है तो 1 मीटर स्क्वायर पर 1 कूलम, यानी डिवाइड करने मालूम हो जाएगा प्रति एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश है। तो सिग्मा बराबर क्या है? dQ/dA। इसका मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। फिर आयतन आवेश वितरण। जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, यानी जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे काय से प्रदर्शित करते हैं? रो से। रो बराबर dQ/dV यानी कूलम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, फिर समतलीय कोण, जो हम रेडियन और स्टेरेडियन पढ़ते हैं। तो रेडियन जो होता है हमारे समतलीय कोण का मात्रक है, और स्टेरेडियन जो है घन कोण का मात्रक होता है। तो समतलीय कोण क्या है? किसी वृत्त के चाप द्वारा, किसी वृत्त होगा तो वृत्त का चाप होगा एक सूक्ष्म, किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को समतलीय कोण कहते हैं। ठीक है, किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को समतलीय कोण कहते हैं। इसका मात्रक रेडियन है। और कोण क्या कैसे निकालते हैं? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ठीक, अब देखते हैं कि
एक रेडियन है क्या। एक रेडियन की परिभाषा लिख सकते हैं कि एक रेडियन वह समतलीय कोण है जो त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा। भाई हमने क्या लिखा, समतलीय कोण क्या है, किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण समतलीय कोण कहलाता है। तो इसका मात्रक रेडियन है, तो एक रेडियन है क्या, एक रेडियन वह समतलीय कोण है जो त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बनता है। यदि चाप की लंबाई L और त्रिज्या बराबर हो जाए, यानी चाप की लंबाई जो है त्रिज्या के बराबर हो, तो एक आएगा, यानी कोण कितना हो जाएगा, एक रेडियन। फिर है घन कोण। घन कोण क्या है, किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा, जैसे उसमें था वृत्त के चाप द्वारा, तो घन कोण जो होता है 3 डायमेंशन में आता है, त्रिविमी में, यानी गोला। तो ये किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। उसमें क्या था, किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर, इसमें क्या है, किसी गोले के सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक स्टेरेडियन है। समतलीय कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। तो ओमेगा बराबर होता है A/r², यानी क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। तो एक स्टेरेडियन क्या है, एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोलीय पृष्ठ के वृत्त की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले खंड द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। यानी जो क्षेत्रफल है हमारा गोलीय पृष्ठ का, वो जितना हो, किसके हो, उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर, तो एक हो जाएगा, तो वही हमारा एक स्टेरेडियन कहलाता है। ठीक है, तो जो आज हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद में रेडियन स्टेट कल देखेंगे गॉस की प्रमेय तथा गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। आपका ये चैप्टर कल समाप्त हो जाएगा तथा आप लोगों से पुनः निवेदन है कि अपनी क्लास के सभी बच्चों को ये वीडियो फॉरवर्ड करते रहें तथा उन लोगों के, अगर आप लोगों के पास व्हाट्सएप नंबर हो तो हमें दे दें, जिससे कि हम कॉलेज के ग्रुप में सभी लोगों के नंबर ऐड करके उसमें जो भी PDF है, नोट्स हैं, वो भेजते रहेंगे तथा PDF नोट्स के अतिरिक्त जो भी वीडियो आएंगे वो भी भेजते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद।